शहर की चकाचौंध से दूर नन्हा आरब अपनी छुट्टियां बिताने आया था। उसकी मासूम आंखों को लगा था कि यहां सुकून मिलेगा, पर उसे क्या पता था कि कुछ सन्नाटे सुकून नहीं, एक खौफनाक चीख होते हैं। पापा देखिए ना, ये पेड़ कितना डरावना है। ये इतना काला और झुलसा हुआ क्यों है, जैसे इसे किसी ने जला दिया हो। नहीं बेटा, ये बस बहुत पुराना है। वक्त के साथ लकड़ी का रंग गहरा हो जाता है। डरो मत, ये बस एक बेजान पेड़ है। आरब पेड़ के और करीब जाता है। जमीन पर घास का नामो निशान नहीं है। चारों ओर सिर्फ ठंडी काली राख फैली है। सन्नाटे को चीरती हुई एक आहट होती है और अंधेरे के बीच से एक बूढ़ा ग्रामीण हाथ में पुरानी लालटेन लिए धीरे धीरे आरब की ओर आता है। उधर मत जाना छोटे बाबू, इस पेड़ की मिट्टी अभी भी गर्म है। अरे आप कौन है? और गरम? यहाँ तो कोई आग नहीं जल रही, फिर मिट्टी गरम कैसे हो सकती है? आग आंखों से दिखे जरूरी नहीं। कुछ आग कलेजे में लगती है और सदियों तक जमीन को झुलसाती रहती है। ये राख नहीं है बेटा, ये नफरत का निशान है। नफरत? आप कैसी बातें कर रहे हैं? और यहाँ हवा में ये कुछ अजीब सी महक क्यों है, जैसे टायर जल रहा हो या मांस? बाबू, जिसे तुम बदबू कह रहे हो, वो असल में इस जगह का कभी न मिटने वाला सच है। ये महक नहीं, मौत की निशानी है। जब रात को सन्नाटा छा जाए और हवा एकदम रुक जाए, तुम मुड़कर मत देखना छोटी बाबू, क्योंकि जब वो जागती है तो फिर अपनों को भी नहीं पहचानती। कैसा सच और किसकी मौत? आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? पापा देखिए ना, ये चाचा क्या बोल रहे हैं। डरा नहीं रहा बाबू, चेतावनी दे रहा हूं। वो जिसे आग भी राख न कर सकी, वो जो आज भी इस काली मिट्टी में अपना आंचल ढूंढ रही है, संभल जाना, क्योंकि उसे नए चेहरे बिल्कुल पसंद नहीं। अचानक आरब के पिता तेजी से उसके पास आते हैं और उसे नाराजगी के साथ बोलते हैं। आरब, कितनी बार कहा है अजनबियों से बात मत किया करो। और चाचा, आप तो समझदार हैं, इस बच्चे को ऐसी डरावनी बातें बोलकर क्यों डरा रहे हैं? चलो आरब, अंदर चलो अब। पर पापा, वो कह रहे थे कि वो अपनों को भी नहीं पहचानती, वो आंचल ढूंढ रही है। सब बकवास है, गांव के लोग ऐसी ही कहानियां सुनाते हैं। चुपचाप घर के अंदर चलो, बहुत देर हो गई है। आरब खौफ के मारे तेजी से घर के अंदर भागता है। पिता उसके पीछे आते हैं और झटके से दरवाजा बंद कर देते हैं। बाहर तेज हवाएं शोर कर रही थीं, जैसे इस घर के पुराने जख्मों को कुरेद रही हों। तभी उन हवाओं के बीच से एक रूहानी आवाज आई। जलन अभी बाकी है। दरवाजा बंद कर लेने से खतरा टल नहीं जाता, क्योंकि जिसे तुम सुरक्षा की दीवार समझ रहे हो, वो असल में किसी और का कैद खाना है। याद रखना, तुम वहां मेहमान नहीं, बल्कि एक पुराने साए के नए शिकार हो। रात गहरा चुकी थी। बाहर हवा का शोर था और अंदर सन्नाटे का पहरा। आरब अपने माँ बाप के बीच सोया हुआ था, जैसे उसे लग रहा हो कि अपनों का साथ उसे उस साए से बचा लेगा। लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस हुई।
सोती हुई माँ की नींद अचानक उचट गई। हवा में धुएं का गुबार नहीं था, फिर भी कुछ जलने की तीखी गंध पूरे कमरे में फैल रही थी। ये कैसी गंध है, जैसे मांस के साथ पुराने कपड़े जल रहे हों। वो घबरा कर अपने पति को जगाती है। सुनिए, उठिए, देखिए तो कहीं कुछ जल तो नहीं रहा। पूरे कमरे में जलन की बू आ रही है। माँ की आवाज सुनकर आरब की आंखें झटके से खुल जाती हैं। वो डरा हुआ नहीं दिखता, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन है। वो धीरे से उठकर बैठता है और किसी सम्मोहित इंसान की तरह खिड़की की ओर अपनी उंगली उठाता है। वो घर के अंदर नहीं आएगी माँ, उसे आग से डर लगता है। पर वो फिर से रो रही है, देखिए उसे कितनी जलन हो रही है। कौन रो रही है बेटा? वहां तो सिर्फ बरगद का पेड़ है। माँ जैसे ही खिड़की के पास पहुंचती है, उसकी नजर सामने लगे उस विशाल बरगद पर पड़ती है। बाहर घने स्याह अंधेरे में बरगद की लटकती जटाओं के बीच एक लड़की का धुंधला साया खड़ा है। वो स्थिर है, लेकिन उसके शरीर से राख की तरह हल्का धुआं उठ रहा है, जैसे वो अभी अभी आग की लपटों से निकल कर आई हो। कमरे का तापमान अचानक गिर गया था, जैसे बर्फ की कोई अदृश्य चादर पूरे कमरे पर बिछ गई हो। बाहर से आने वाली वो डरावनी आवाज दीवारों से टकराकर पूरे कमरे में गूंज रही थी। तभी आरब के पिता की नींद झटके से टूटी। वो बदहवास होकर उठे और अपनी पत्नी और बेटे को खिड़की के पास पत्थर बना देख घबरा गए। क्या कर रहे हो तुम दोनों वहां? आरब, खिड़की से दूर हटो। वहां बाहर कोई नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन पिता की ये चीख उन दोनों के कानों तक पहुंची ही नहीं। आरब और उसकी माँ जैसे किसी गहरे सम्मोहन में थे। उनकी आंखें पथरा गई थीं और पूरा वजूद उस साए की तरफ खिंचा जा रहा था। उनके लिए उस वक्त कमरे में पिता नहीं, सिर्फ वो खौफनाक आवाज मौजूद थी। आरब, मुझे ठंडा कर दो, बहुत जलन है। नहीं, वो मुझे बुला रही है, माँ। जैसे ही आरव चीखता है, पिता झपट कर खिड़की के पास पहुंचते हैं और पूरी ताकत से खिड़की के पल्ले बंद कर देते हैं। बस बहुत हुआ, कोई नहीं है वहां। आरव, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और तुम्हारी माँ का डर। चलो, अब सब लोग मिट्टी के तेल की बत्तियां जलाकर ही सोएंगे। सुबह होते ही हम यहां से शहर वापस जाने की बात करेंगे। ये घर, ये गांव, सब कुछ बहुत अजीब है। सुबह की पहली किरण उम्मीद तो लाती है, लेकिन वो रात भर के खौफ को मिटा नहीं पाती। कुछ निशान सूरज की रोशनी में धुंधले जरूर पड़ जाते हैं, पर गायब नहीं होते। अगले दिन सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन कमरे में अब भी एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। माँ और पिता गुमसुम बैठे कल रात के उन खौफनाक हादसों के बारे में सोच रहे थे। तभी घर की सफाई के लिए माँ जैसे ही मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर निकली, उनकी चीख निकल गई। सुनिए, जल्दी बाहर आइए, देखिए ये क्या है। पिता भागकर बाहर आते हैं। मुख्य दरवाजे के ठीक बाहर फर्श पर राख के ऐसे निशान बने हैं जैसे कोई वहां घंटों खड़ा होकर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। राख के ढेर से एक पतली लकीर निकलकर सीधे सामने वाले उस पुराने बरगद के पेड़ की ओर जा रही है। राख? ऐसा लग रहा है जैसे कोई रात भर यहीं खड़ा जल रहा था, लेकिन बाहर तो कोई आग नहीं लगी थी। तभी पीछे से रामू चचा की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर नहीं आ सकी बाबू, क्योंकि इस घर की दहलीज पर उसके अपनों का प्यार अब भी उसे रोकता है। पर वो पूरी रात यहीं खड़ी रही,
अपनी उस ठंडक की तलाश में जो उसे मौत के बाद भी नसीब नहीं हुई। चाचा, आखिर ये राख कहाँ से आ रही है और ये निशान उस पेड़ की तरफ ही क्यों जा रहे हैं? रामू चाचा धीरे धीरे चलकर उस बरगद के पास पहुंचते हैं और गहरी आवाज में बोलते हैं। ये राख उस सच की है जिसे 10 साल पहले इसी पेड़ के नीचे राख कर दिया गया था। वो नंदिनी थी जिसे इस गांव के लालच ने जिंदा जला दिया। तब से उसकी आत्मा इसी चौखट और इस पेड़ के बीच भटक रही है। नंदिनी इस गांव की सबसे चंचल लड़की थी। उसकी शादी इसी घर के बड़े बेटे से तय हुई थी। वो खुश थी कि वो अपने ही गांव में रहेगी, पर उसे क्या पता था कि जिस घर को वो अपना समझ रही है वहीं उसके लिए चिता सजाई जा रही है। दहेज की भूख ने अपनों को अंधा कर दिया था। जब नंदिनी के पिता और गहने नहीं दे पाए तो उन लोगों ने सोचा कि अगर नंदिनी नहीं रहेगी तो वे बेटे की शादी कहीं और करके दुगना धन कमा लेंगे। रात का खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। नंदिनी को जबरदस्ती घसीटकर उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ले जाया जाता है। वो रहम की भीख मांग रही थी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, पर किसी का दिल नहीं पसीजा। तभी नफरत से भरी एक जलती हुई मशाल नंदिनी के ऊपर फेंक दी जाती है और देखते ही देखते वो आग की भीषण लपटों में घिर जाती है। उस रात पूरा गांव तमाशा देखता रहा। नंदिनी चीखती रही, पर किसी ने पानी की एक बूंद नहीं डाली। उसकी चीखें उस बरगद की जटाओं में ही दम तोड़ गईं। सुबह तक सब कुछ राख हो चुका था और गांव वालों ने इसे एक हादसा बताकर दफन कर दिया। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर तो आ गई थी, पर इस घर के आंगन में बरसों पुराना अंधेरा अब भी पसरा था। नंदिनी की कहानी ने हवाओं में एक भारीपन भर दिया था। पिता अब समझ चुके थे कि ये राग कोई वहम नहीं, बल्कि एक रूह की आखिरी पुकार है। अब वक्त डरने का नहीं, बल्कि उस सच को खोदकर बाहर निकालने का था जिसे 10 साल पहले इस बरगद की जड़ों में दफन कर दिया गया था। लालच एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान खुद चलकर आता है। आरब के पिता जानते थे कि ताऊजी और दादी कभी सच नहीं उगलेंगे, इसलिए उन्हें दौलत और जायदाद के बंटवारे का लालच दिया गया। उन्हें शहर से यहां ये कहकर बुलाया गया कि पुश्तैनी जायदाद की आखिरी दलील तैयार है। वो दोनों इस घर पर अपना हक जमाने आए थे, पर उन्हें नहीं पता था कि आज हिसाब कागजों का नहीं, उनके किए हुए गुनाहों का होगा। बड़े भाई, माँ, मैंने आप दोनों को शहर से यहाँ एक जरूरी दलील दिखाने के लिए बुलाया है। इस जायदाद के बंटवारे से पहले आपको ये देखना होगा। बिल्कुल, कागज दिखाओ। आखिर इस घर पर पहला हक तो हमारा ही है। पिता अचानक नंदिनी की एक पुरानी, फटी हुई और आधी जली हुई लाल चुंदरी निकालते हैं। अंधेरे कमरे में उस चुंदरी का लाल रंग अचानक चमक उठता है। उसे देखते ही ताऊजी और दादी चौंक जाते हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। हक तो नंदिनी का था, जिसे 10 साल पहले आप लोगों ने इसी बरगद के नीचे जला दिया था। ये रहे वो सबूत जो मुझे पेड़ की जड़ों में मिले। दादी और ताऊजी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। अचानक घर के दिए बुझने लगते हैं। ये सब झूठ है। वो एक हादसा था। झूठ की दलीलें इंसान सुन सकता है, रूहें नहीं। 10 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला था। अचानक कमरे की सारी लाइटें एक झटके में बुझ जाती हैं और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। बाहर से आती चांदनी की हल्की रोशनी में एक पल के लिए नंदिनी का डरावना साया कमरे के बीच में खड़ा दिखाई देता है। उसकी आंखें धधकते अंगारों जैसी हैं।
दहेज के लोभियों, तुम्हारी असली जगह यहाँ नहीं, बाहर राख के नीचे है। छोड़ दो हमें, हम तुम्हें गहने दे देंगे, जितना सोना चाहिए ले लो, बस हमें जाने दो। सोना? 10 साल पहले भी तुमने दहेज के लिए यही कहा था। क्या मेरी जान की कीमत उन सोने के टुकड़ों और चंद रुपयों से कम थी? तुमने मुझे उस रात सिर्फ इसलिए आग में झोंका ताकि तुम मेरा दहेज हड़प सको और शहर में अपनी आलीशान कोठियां बना सको। बेटा, हमें माफ कर दे, हम बूढ़े हैं, हमसे गलती हो गई। गलती? जब मैं गिड़गिड़ा रही थी तब क्या आपको मुझ पर ममता आई थी? आपने तो खुद मिट्टी का तेल छिड़का था। ताऊजी और दादी रहम की भीख मांगते हैं, लेकिन नंदनी उन्हें घसीटते हुए बाहर उस डरावने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। आज ये बरगद तुम्हारी क्रूरता का गवाह बनेगा। जिस आग में तुमने मुझे झोंका था, आज वही आग तुम्हें निगल जाएगी। अचानक बरगद की जड़ों से आग की ऊंची लपटें निकलती हैं। वे दोनों जोर जोर से चीखते हैं, लेकिन आग का घेरा उन्हें पूरी तरह ढक लेता है। दहेज के लोभ और क्रूरता का वो अध्याय आज हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उस रूहानी आग में ताऊजी और दादी अपने पापों के साथ पूरी तरह झुलसकर राख बन गए। जिस राख को उन्होंने 10 साल पहले मिट्टी में दबाया था, आज वही राख उन्हें निगल गई। आज 10 साल बाद मेरी रूह को ठंडक मिली है। नफरत की वो आग जो मुझे पल पल जला रही थी, आज वो हमेशा के लिए बुझ गई। मेरा इंतजार खत्म हुआ। सच को सामने लाने के लिए शुक्रिया। अब न कोई बोझ है, न कोई दर्द। अब मैं आजाद हूँ। इंसान मर जाता है, पर उसके कर्मों की गूंज इसी दुनिया में रह जाती है। आरव के लिए ये छुट्टियां अब सिर्फ एक खौफनाक याद नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी सीख थी जो उसे ताउम्र याद रहेगी कि सत्य को दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता।